गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने जिस टॉपिक को समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, उसका नाम है एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, विकास के प्रमाण, या हम इसको जैव विकास भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जीवों का जो विकास, उसके क्या प्रमाण है। मीन्स जो विकास हुआ है, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हुआ है, या कुछ जीव उसमें विलुप्त हो चुके हैं, उसके क्या क्या हमारे पास प्रमाण है, एविडेंसेस हैं, क्या क्या प्रूफ हैं। तो सबसे पहला जो प्रमाण है पैलेंटोलॉजी, जिसको हम जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, या अगर इसकी एक और ब्रांच है पैलेबॉटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान। इसके द्वारा हम सेडिमेंट्स की स्टडी द्वारा, रॉक्स, अर्थ की क्रस्ट से, फॉसिल से, ये पूरे इन चारों से हम पता चलता है कि जो पुराने समय में कुछ जीव क्या है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन वो उनका जो इंप्रेशन है वो अभी भी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, अवसादी जो चट्टानें होती हैं, उन पे उनका इंप्रेशन अभी भी है। उनकी स्टडी करके जब हम देखते हैं, डायनासोर का हमने देखा, और भी इंस्टिक्ट जीवों का हमने देखा, जब उनकी कुछ तो हमसे सिमिलर होते हैं, कुछ हमसे डिसिमिलर होते हैं, कुछ हम जैसे लगते हैं जो आज के जमाने के जीव हैं, अब कुछ का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। तो हमें लगता है कि आज से पहले भी इस दुनिया में क्या था, क्योंकि जो विकास की कड़ी है बहुत लंबा समय है, एक के जीवन काल से पता नहीं चलता कि विकास की स्टडी नहीं हो पाती है। तो जो रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, ये फॉसिल्स, इसको हम फॉसिल्स विज्ञान भी बोल सकते हैं। जीवाश्म विज्ञान से हमें पता चला है कि आज से पहले, क्योंकि जीवाश्म मींस जीवों का अस्म, जीवों का जो इंप्रेशन है, जो बच रखा, कोई पार्ट्स जो बच रखे हैं, जो विलुप्त हो चुके जीव हैं, उनका जो पार्ट अभी भी मौजूद हैं, उनके द्वारा स्टडी करके हमें यह पता लगता है कि आज से पहले भी अलग अलग प्रकार के क्या थे, जीव थे, और आज अलग, इसका मतलब जीवों में विकास हुआ है। तो प्रमाण मिलता है कि पहले भी जीव थे, आज अलग प्रकार के जीव हैं, कुछ हमारे जैसे भी हैं। तो वो सब पैलेंटोलॉजी के अंदर हम उनकी स्टडी करते हैं। तो रॉक्स में डिफरेंट मेथड द्वारा, कार्बन मेथड द्वारा या रेडियो एक्टिविटी द्वारा हम ये पता करते हैं कि कितने साल पुरानी ये रॉक है। सेडिमेंट्स जब जमा होते हैं अगर अर्थ की क्रस्ट पे, तो एक के ऊपर एक जमा रहते हैं। तो जनरली ये होता है कि जो नीचे जो सेडिमेंट्स होगा वो पुराना होता है, और उसके ऊपर नई चीजें जमा होती जाती हैं। ये सेडिमेंट्स, ये रॉक्स, ये जो भी बनी है चट्टानें, या कुछ रिवोल्यूशन, कुछ ऐसी क्रांति होगी कि पृथ्वी में अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकती है, कि इस टाइप की कुछ आई, कि सारा जो है क्या हो गया, या जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसके विखंडन से भी हो सकता है, ये सारे चीजें विलुप्त हो गई हैं, या विकास के दौर में भी हो सकती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, अपने आप को एडेप्टेशन नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर जिन जीवों के इंप्रेशन, जो विलुप्त हुए जीवों के इंप्रेशन हैं, उनके द्वारा भी हमें प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी में क्या है, जैव विकास हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, या हम कह सकते हैं विकास हुआ है। डिफरेंट जो रॉक के सेडिमेंट्स होते हैं, जो अवसादी चट्टानें होती हैं, उनमें डिफरेंट क्या है, लाइफ फॉर्म पाई जाती हैं। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसकी अगर हम प्लांट्स में चले तो पैलेबॉटनी है, पूरा वनस्पति विज्ञान में जो पुराने प्लांट इंप्रेशन है, उनका अध्ययन करके हम देखते हैं पुराने समय में कौन कौन से प्लांट्स थे और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हमारे आज के जमाने के प्लांट से मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर एक जैव विकास का सबसे जो अच्छा प्रमाण है वो पैलेंटोलॉजी है, जीवाश्म विज्ञान है, जिसके द्वारा हम पुराने समय के विलुप्त जीवों का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि जैव विकास हुआ है। एग्जाम्पल के लिए डायनासोर है, उसके हिसाब से जियोलॉजिकल एक टाइम स्केल बन रखा है, उसमें महायुग है, आर्कियोलॉजिक, प्रोटेरोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, इस टाइप के क्या है, इनके अंदर हमने क्या है, काल, छोटे छोटे हमने क्या करा रखे हैं, काल बना रखे हैं। तो न्यू फॉर्म, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताता है कि जो नई फॉर्म है लाइफ के, नया रूप है, वो नए नए टाइम में उभरी है, नए समय में, अलग अलग समय में अलग अलग जीवों का क्या है, दुनिया में प्रभुत्व रहा है। जैसे कभी डायनासोर का युग था, मीन रेप्टिलिया का जमाना था, कभी टेरिडोफाइट्स ज्यादा थे, और आज के जमाने की बात करें हम तो मोनोकोटिलिडनस के प्लांट्स ज्यादा इवॉल्व माने जाते हैं। और अगर जंतु में बात करें तो मैमेलिया, जिनमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, स्तनधारी, वो ज्यादा उनका इवोल्यूशन, वो ज्यादा टॉप मोस्ट पोजीशन पे माने जाते हैं।
तो पैलेंटोलॉजी से भी हम विकास का एक प्रमाण है। दूसरा विकास का प्रमाण है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मीन्स जो हमारी आंतरिक संरचना है, एनाटॉमी और बाह्य संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके। तो दो प्रकार के हमें ऑर्गन्स मिलते हैं, एक होमोलोगस ऑर्गन्स मिलते हैं जिनको हम समजात अंग कहते हैं। समजात अंग मीन्स इनकी उत्पत्ति जो मूल संरचना समान होती है लेकिन इनका कार्य क्या है, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए व्हेल का फ्लीपर है, मनुष्य का हाथ है, चमगादड़ का जो आगे वाला पंख है, ये ठीक है, घोड़े की अग्रबाहु है, आगे वाला हिस्सा, ये इनके सबका क्या है, कार्य अलग अलग है बट मूल संरचना क्या है, एक है। होमोलोगस मीन्स जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति एक जैसी है लेकिन उनका कार्य क्या है, अलग अलग हो जा रहा है। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आता है, इसको हम अपसारी विकास बोलते हैं। मीन्स कॉमन एंसेस्टर था इनका, कॉमन एंसेस्टर से क्या हो गए, ये चारों तरफ अलग अलग ढंग से बिखर गए। कोई पानी में चला गया, कोई चमगादड़ हवा में उड़ने लग गया और बाकी कुछ टेरेस्ट्रियल रह गए। कुछ हाथ, अगर मनुष्य की बात करें हम हाथों को हम टेट्रापोडाई में आते हैं, पर हाथ हमारे फ्री हैं काम करने के लिए। अगर हम घोड़े की बात करेंगे तो घोड़ा क्या है, पूरा जो चार है उसका पांव क्या है, जमीन में रहते हैं। तो ये अलग अलग कार्य मीन्स इनकी मूल संरचना उत्पत्ति समान थी लेकिन कार्य इनका अलग अलग होगा। अब सारे विकास हो गए, मीन्स कॉमन एंसेस्टर सारे मैमेलिया थे। दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन मीन्स समृद्धि अंग, समृद्धि, इनका कार्य समान है लेकिन मूल संरचना उत्पत्ति अलग है। एग्जाम्पल के लिए यही पे हम देख सकते हैं कि कीट के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ का अग्र जो बाहु होता है, वो आम से जो उसके पंख में कन्वर्ट हो जाती है, इनका कार्य एक जैसा, उड़ना है इनका कार्य, लेकिन इनकी मूल संरचना उत्पत्ति क्या है, समान ही है। इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, अभिसारी विकास इसको हम बोलते हैं। इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं था। दूसरा तीसरा एक अगला है मोलिकुलर बायोलॉजी, अणुजैविकी विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चाहे प्रोकैरियोट की बात करें, यूकेरियोट्स की बात करें, या हम अगर जगत वाई चले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, तो सबका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए में वही बेसिस सबके होते हैं, आरएनए में वही बेसिस सबके होते हैं, वही शुगर होती है, वही फास्फेट ग्रुप होता है, प्रोटीन भी लगभग एक जैसी बनती है, आरएनए भी उसी प्रकार का है। इसका मतलब सारे लिंक्ड है, सारे जीव एक दूसरे के लिंक्ड है। अगर हमें कोई फॉसिल मिलता है, उसका भी अगर हम मोलिकुलर बेस के उसका अध्ययन करें तो वो भी हमारे जैसे ही उसमें डीएनए आरएनए का अगर हम ढूंढ पाए वो मिलते हैं। इसका मतलब सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो जैव विकास हुआ है, मींस एक फॉर्म से, जैव विकास में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म का बनना। जैसे स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी थी पुराने समय में कि जो आज के जीव है ऐसे ही पृथ्वी पर है, ऐसा नहीं हुआ है, एक दूसरे से जीव बने। मीन्स आज जो मनुष्य है, हम आज की तरह नहीं थे, जो हम होमो सेपियंस है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। तो और हमारा जो इर्द गिर्द जो और भी जानवर हैं या पशु पक्षी या पौधे हैं, उनका इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है, लेकिन सब में वही जीन है, वही डीएनए है, वही प्रोटीन है, लगभग वही है, आरएनए है, उनका जो मूल संरचना एक जैसी है। इसका मतलब सारे कनेक्टेड है, इसका मतलब जैव विकास हुआ है। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणिकी से प्रमाण है। अगर हम कॉर्डेटा, एग्जाम्पल के लिए कॉर्डेटा फाइलम के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, भ्रूणीय कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है और फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती है। भ्रूण में जिनका भ्रूण होता है, जिनका भ्रूण तैरता रहता है, जब पेट में होता है, या हम कह सकते हैं कि एग के अंदर है, चाहे पेट में चाहे एग के अंदर है, वो भी पैरस है चाहे बेबी पैरस है, लेकिन जो भ्रूण है उनमें कॉमन कैरेक्टर्स हैं सारे कॉर्डेट्स के, चाहे वो पेसीज वर्ग हो, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, एप्स हो, मैमेलिया हो, सबके जो कॉमन कैरेक्टर एक जैसे होते हैं भ्रूण, जो मैंने अभी बताया कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डोर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट है भ्रूण में, सभी कॉर्डेट्स की। तो एम्ब्रियोलॉजी ये दिखाती है कि सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, क्योंकि सबका मूल जो एम्ब्रियो होगा वो एक जैसा ही है। कनेक्टिंग लिंक संयोजक कड़ियों से प्रमाण है। आर्कियोप्टेरिस इसका एग्जांपल था, विलुप्त हो चुका है। पक्षी और सरीसृप, रेप्टिलिया और जो पक्षी होता है, सरीसृप और एप्स, या रेप्टिलिया और एप्स, या हम कैसे सरीसृप और पक्षी के इसमें दोनों कैरेक्टर इसमें पाए जाते थे। तो इस कनेक्टिंग लिंक थी। एक ऐसा लगता है कि एक का विकास दूसरे से। युगलिना है, पौधों और जंतुओं के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। पेरिपेटस है, बहुत है विकास के क्रम में। वायरस को भी जब हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखते हैं कि वायरस जो है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अवशेषी अंग, ऐसे ऑर्गन जिनका पुराने समय में बहुत ज्यादा यूज था
लेकिन आज के समय में उस जीव में उसका कोई यूज नहीं है। एक अगर ह्यूमन की बात करें, निग्रेटेटिंग मेम्ब्रेन है, जो जिसका निमेषक पटल जिसको हम बोलते हैं, जो पक्षी होते हैं उनमें कहीं पे कांटा कोटा ना लगे तो उसको बचाने के लिए जब कहीं भी ऐसा खतरा आता तो पूरी वो बंद हो सकती है, उनकी आंख उससे दिखाई भी देता है, लेकिन हमें वो केवल एक अवशेषीय अंग के रूप में। हमारा दूसरा बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, कृमि रूप परिशेषिका, तो उससे ये पता चलता है कि हमारे जीव पुराने वो कहते हैं शाकाहारी थे, वहां सेलुलोज का पाचन करते हैं, वहां अभी भी जो शाकाहारी हर्बीवोर्स हैं, हम में वो केवल एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। यहाँ तक कि वो ज्यादा बढ़ गए तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ता है। विजडम टीथ है, अकल दाढ़ है, तो वो जो कच्चा पक्का भोजन पुराने समय में हमारे जो एंसेस्टर थे, वो जो पूर्वज थे, जो हम जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं, वो खाते थे। लेकिन आज वो क्या बहुत बाद में निकलते, 28-30 साल ऐसे निकल रही है, उसका कोई यूज नहीं है। विजडम टीथ, जो अकल दाढ़ जिसको हम बोलते हैं, 4 दांत जो बाद में निकलते हैं, तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। टेल बोन है, टेल बोन पूंछ की अभी भी हड्डी हमें मौजूद है, टेल बोन, तो ये सारे क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, मींस मनुष्य द्वारा भी विकास हुआ है, मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा भी विकास हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है इंग्लैंड में, तो उससे पहले 2 प्रकार, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक मॉथ थे, एक व्हाइट था और एक डार्क मॉथ था। तो जब औद्योगिक क्रांति से पहले पेड़ों के तनों पे क्या थी, लाइकेन थी, तो उन लाइकेन में क्या है, व्हाइट कलर की लाइकेन थी, तो व्हाइट मॉथ पहचाने नहीं जा पाते थे, और ब्लैक कलर का जो मॉथ था उसको प्रीडेटर, जो भी शिकारी होता है, वो खा लेता था, चाहे वो कोई पक्षी हो, कोई और जीव जानवर उसको खा लेता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जो पौधों के तने थे वो, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो भी फ्यूल उसमें यूज हुआ, ईंधन यूज हुआ, उसके कारण क्या हो गए, वो जो उससे धुआं निकला या जो भी गैसेस निकली उससे काले हो गए। तो जो ब्लैक कलर थे, डार्क मॉथ थे, वो बचे रहे, क्योंकि वो उन्होंने क्या रंग उसके मिलान से हो गया, स्टेम से वो बदल गए, और जो व्हाइट कलर वाले वो दिखने लग गए। तो बाद में उनकी जनसंख्या कम होने लगी, क्योंकि प्रेडेटर ने फिर व्हाइट कलर वाले को खा दिया। लाइकेन का इसमें भी एक रोल है, इंपॉर्टेंट है, कि लाइकेन जो है इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का। जहां पे पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकेन नहीं पाई जाती है, मींस रूरल एरिया में जहां औद्योगिक क्रांति का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वहां पे लाइकेन मौजूद रही, तो वहां पे व्हाइट कलर वाले भी रहे जिंदा, क्योंकि वो फिर पहचाने नहीं गए, लाइकेन का कलर भी व्हाइट था, और जो ब्लैक कलर वाले थे वो उनकी संख्या कम रही। तो अपने आप को उन्होंने क्या किया, एडजस्ट कर दिया, मींस इवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल है, सिलेक्शन यहाँ पे इंडस्ट्री द्वारा हुआ है, तो एंथ्रोपोजेनिक है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का यूज करके इंसान ने जो है नए हाइब्रिडाइजेशन करके नई जीवों नई वैरायटीज बनाई, और कुछ को खत्म करने की कोशिश भी की गई इंसान द्वारा। तो ये एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन के अंदर आता है। एंटीबायोटिक्स का यूज करके हम विभिन्न जीवों को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, उनमें तुरंत भी म्यूटेशन हो जा रहा है। अभी कोरोना वायरस का सीन है, हम जो भी यूज करें वो भी तुरंत क्या अपने को म्यूटेंट बना रहा है, म्यूटेशन कर रहा है। मींस जितना हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो उससे वो एडेप्टेशन करने में, जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने को एडेप्ट करने में, उसको जल्दी से एडेप्ट करना पड़ेगा, वो अपने फिर नए म्यूटेंट बना देगा, मींस नए लाइफ फॉर्म इवोल्यूशन हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं खत्म करने की, कुछ चीजें इसमें खत्म भी हो सकती हैं, कुछ चीजें खत्म भी हुई हैं। अगर हम जैसे दुनिया से कुछ चीजें खत्म भी हुई, वायरस की बात करें तो जो चेचक था वो खत्म हो चुका है, जनरल चीज, आज चेचक है ही नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन द्वारा उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन नई लाइफ फॉर्म, कुल मिलाकर जो इंसान की हरकतों द्वारा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इंसान की हरकतों द्वारा नए जीव बने हैं, कुछ जीव खत्म भी हुए हैं, और जीव जल्दी से भी अपने को क्या करें, इवोल्व करने की कोशिश करें। इसको हम एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं, मींस मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा विकास हुआ। प्रकृति में स्वतः विकास तो चल ही रहा है, लेकिन ये मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा, मनुष्य के जो भी आज के जमाने में जो भी अपने को ग्रो कर रहा है, उसके द्वारा भी नए लाइफ फॉर्म्स बन रहे हैं, कुछ लाइफ फॉर्म हट रहे हैं, कुछ नए इवॉल्व हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, विकास के क्या क्या प्रमाण थे, कैसे क्या क्या चीजें जिससे ये प्रमाणित होते हैं कि जय विकास हुआ है, मींस एक लाइफ फॉर्म से दूसरी लाइफ फॉर्म बनी, उसका अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।